हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि अभी तक हमारी थ्योरी की क्लासेस चल रही थी और आज संडे है, तो संडे को हम वैसे भी प्रैक्टिस ही करते हैं, लेकिन अभी आपकी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू चलने वाली है। देखते हैं 2 दिन 4 दिन जैसे भी होगा, बीच-बीच में हमारी थ्योरी की क्लासेस हो जाएँगी, बाकी हम अपनी प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। क्वेश्चन की संख्या वही आपकी 50 होगी, लेकिन आपको अब जैसे टॉपिक वाइज़ ना मिलकर आपको मिक्स अप क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ आपके टेक्सटाइल के होंगे, न्यूट्रिशन साइंस के होंगे, आपके उसी में चाइल्ड डेवलपमेंट के भी क्वेश्चन आ जाएँगे। साथ ही साथ आपके एक्सटेंशन एजुकेशन के भी क्वेश्चन हम कुछ ले लिया करेंगे, होम मैनेजमेंट के भी क्वेश्चन ले लिया करेंगे। तो इस तरह से कुछ मिक्स अप आपकी सीरीज़ चलेगी। हो सकता है कि किसी ब्रांच के क्वेश्चन ज़्यादा हों और किसी ब्रांच के क्वेश्चन आपके कम हों। लेकिन जो आज की आपकी सीरीज़ है, इसमें हमने जो अभी जुलाई में हुआ था, आपके राजस्थान में पेपर हुआ था, जिसके हमने 50 क्वेश्चन एक दिन किए थे और तकरीबन 20 से या 22 क्वेश्चन हमने इससे पहले किया था और कुछ क्वेश्चन आपके रह गए थे, उसको आज की क्लास में हमने इंक्लूड किया है। बाकी जो आपकी थ्योरी की क्लासेस हुई थी लास्ट वीक में, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आज और कल मिलेंगे। हालाँकि कल भी आपको कुछ मिक्स अप क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो हम अब मिक्स अप क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक? तो आपने अगर लास्ट टाइम यानी कि लास्ट वीक में आपने थ्योरी की क्लासेस ली होंगी, तो आप चीज़ों को आसानी से कर पाएँगे। पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा। आपसे निवेदन है मेरा कि आप पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा। चीज़ें आपको नई मिलेंगी ज़रूर, तो उन्हें आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा और लास्ट में मुझे आप ये भी बताइएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं और ये आपका रोज़ का काम होना चाहिए। मतलब मैं आपको रोज़ ये ना बताना पड़े मुझे कि आपको पेन और नोटबुक लेकर बैठना है। लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और आपको पता ही है कि आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है, वो सेट नंबर 58 है। बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका हैकअप। हैकअप के बारे में आप सभी ने पढ़ रखा है, हमने अलग से क्लास ले रखी है। अगर आप में से जिन्होंने भी हैकअप की क्लास नहीं ली है, वो जाकर शायद से न्यूट्रिशन साइंस की जो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आपको मिलेगा। आप वहाँ से जाकर एक बार देख सकते हैं और साथ ही साथ अभी हाल-फिलहाल में हमने टेलीग्राम पर आपको हैकअप के 7 प्रिंसिपल भेजे थे, एक बार उन्हें आप देख लीजिएगा, ठीक? चलिए, कह रहा है ये आपके जो राजस्थान में पेपर हुआ था वहाँ पर पूछा गया था। हैकअप में उत्पादन लाइन में ऐसा कौन-सा बिंदु है जहाँ स्वच्छता के जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है? क्या वो क्रिटिकल जाँच पॉइंट है? क्या वो जोखिम आकलन बिंदु है? क्या वो केंद्रीय विश्लेषण बिंदु है? या फिर वो आपका क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट? ध्यान रखिएगा, ये कभी-कभी आपको जैसे ये अगर आपको पूरा ये HACCP पूरा हैकअप दे दिया, फिर तो ठीक है, हम बताएँगे हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। अगर आपसे सिर्फ़ यही लास्ट का CCP दे दिया, तब भी आपको ध्यान रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। और ये आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है और ये आपसे CCP का भी फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे फ्रेम हो, आंसर आपको आना चाहिए, ठीक? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसीय अम्ल के अच्छे स्रोत हैं? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ ओमेगा 3
वसीय अम्ल के अच्छे स्रोत हैं? क्या वो अखरोट है? क्या वो मछली है? क्या वो दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी ये जो आपके ओमेगा वसीय अम्ल की बात की जाती है, तो ये मैंने मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन देखा है, ये आपके एग्ज़ाम्पल जो है ना ये चेंज नहीं होते हैं। मतलब आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल और दे दिया जाएगा, उसमें से आपको इन दोनों को छाँटना होगा और अगर कभी नहीं भी दिया जाता है, तो ये दोनों एग्ज़ाम्पल आपको रट जाना है। जब भी आपसे ओमेगा 3 के बारे में पूछेगा तो एग्ज़ाम्पल देकर ही पूछेगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ओमेगा 3 जो वसीय अम्ल है, वो अखरोट और मछली इन दोनों में ही पाया जाता है या ये दोनों ही ओमेगा 3 वसीय अम्ल के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ठीक? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, अखरोट और मछली। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्त को नष्ट करने में सक्षम एंजाइम है? कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्त को नष्ट करते हैं? क्या वो लाइपेज हैं? क्या वो एविडिन हैं? क्या वो आपके लाइसोजाइम हैं या फिर ऑब्योग्लोबुलिन हैं? हमें पता है कि ये हमारी बात हो रही है किसकी? हमारी बात हो रही है बैक्टीरिया को नष्ट करने की, जो कि हमारे कोशिका भित्त को नष्ट करते हैं। तो वो हमारा जो एंजाइम है, वो है लाइसोजाइम। ये जो लाइसोजाइम होता है, ये बैक्टीरिया की कोशिका भित्त को नष्ट करने में एक सक्षम एंजाइम होता है। ठीक? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोजाइम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, एक खाद्य सेवा प्रतिष्ठान में, कहाँ पर? एक खाद्य सेवा प्रतिष्ठान में प्रत्येक खर्चे हैं, यानी कि कौन से प्रत्यक्ष खर्चे हैं, सॉरी, प्रत्यक्ष खर्चे हैं जिसमें सीधा खाद्य उत्पादों से नहीं जोड़ा जाता है। ये अगर हम ऐसे एक सीधे तौर पर बोलें कि अगर आप किसी खाद्य प्रतिष्ठान, जैसे मान लेते हैं आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपसे किसका प्रत्यक्ष खर्चा नहीं लिया जाता है। आपको पता है कि जब आप कहीं होटल में खाना खाने जा रहे हैं या किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, तो आप जिस जगह बैठते हैं, जो वहाँ पर एसी लगा है, जो वहाँ पर आपको जो भी व्यवस्थाएँ दी गई हैं, जो वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जो भी डेकोरेशन किया गया है, उन सब का बिल आपसे जोड़कर निकाल लिया जाता है। लेकिन आपको बताना है कि इनमें से क्या ऐसा है जो कि आपसे, यानी कि जो हम जहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर हमसे इसका बिल नहीं लिया जाता है। क्या ये ऊपरी लागत है? माल की लागत है, कर्मचारी लागत है, परिवर्ती लागत है। भाई, जो हम आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, जो वहाँ पर कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले होते हैं, जो आप खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, इन सब का बिल वहाँ पर लिया जाता है आपसे। सब कुछ जोड़-जाड़ के आपसे ले लिया जाता है। अदरवाइज़ कर्मचारी को पैसा कहाँ से देंगे? लेकिन ये जो आपकी ऊपरी लागत है, इसका पैसा आपसे वसूला नहीं जाता है। अब आप कहेंगे ऊपरी लागत का मतलब क्या? ऊपरी लागत का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई फर्नीचर था, उसमें कुछ एक आध कीला-उला ढीला हो गया, उसको बनवाया गया। दरवाज़ा था, किसी वजह से लॉक हो गया, उसको बनवाया गया। ऐसे जो मतलब छोटे-मोटे खर्चे होते हैं, जो कि बाद में हमें करने पड़ते हैं, तो इन्हें हम ऊपरी लागत कहते हैं और इनका वसूली हम ग्राहकों से नहीं किया जाता है। ठीक? चलिए, आई होप कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है, स्लाइड प्रोजेक्टर किस प्रकार के प्रक्षेपण पर आधारित होता है? आपने पढ़ा था ना प्रक्षेपण के बारे में? तो आपको बताना है, ये जो स्लाइड प्रोजेक्टर होता है, वो किस प्रकार के प्रक्षेपण पर आधारित है? क्या ये प्रत्यक्ष प्रक्षेपण पर आधारित है? अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण पर आधारित है, प्रतिबिंबित प्रक्षेपण पर आधारित है या फिर समानांतर प्रक्षेपण पर आधारित है। तो ये जो हमारा स्लाइड प्रोजेक्टर है, ये आपका जो अप्रत्यक्ष
प्रक्षेपण है उस पर आधारित है। प्रत्यक्ष में क्या होता है, लाइट सीधे पड़ता है, लेकिन अप्रत्यक्ष पर लाइट सीधे नहीं पड़ता है। और आप में से अगर जिसने भी प्रत्यक्ष प्रक्षेपण और अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण की क्लास नहीं देखी है, तो लिंक आपको चैनल पर आपको जाना होगा, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक्सटेंशन एजुकेशन के प्लेलिस्ट में ये आपको प्रक्षेपण वाला टॉपिक मिल जाएगा। ठीक? चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके वही राजस्थान वाले हैं। ठीक? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, एक संगोष्ठी में मॉडरेटर की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अगर एक संगोष्ठी हो रही है, उसमें जो मॉडरेटर है, उसकी भूमिका के बारे में यहाँ पर आपसे क्या गलत कथन बताया गया है? पहला है, कवर किए जाने वाले क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करना। दूसरा है, सभी वक्ताओं का परिचय करवाना। तीसरा है, तैयार सामग्री की प्रस्तुति करना। चौथा है, पालन की जाने वाली किसी भी प्रक्रिया के बारे में समूह को सूचित करना। ये जो है आपका, ये 4 कार्य दिए गए हैं। आपको पता है कि अगर हमें इसमें से गलत कथन बताना है, तो जो ये संगोष्ठी का जो मॉडरेटर होता है, उसकी भूमिका ये होती है कि वो कवर किए जाने वाले क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करे, पहला है। दूसरा है, सभी वक्ताओं का परिचय करवाए, बिल्कुल वो परिचय करवाएगा। तीसरा है उसका तैयार सामग्री की प्रस्तुति करना। जी नहीं, वो कभी भी प्रस्तुति नहीं करेगा। उसका काम होता है परिचय करवाना, चीज़ों को तैयार करना, रूपरेखा बनाना, लेकिन उसकी प्रस्तुति का कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा तैयार सामग्री की प्रस्तुति करना, जो कि एक मॉडरेटर का भूमिका नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पालन की जाने वाली किसी भी प्रक्रिया के बारे में समूह को सूचित करना, ये जो एक मॉडरेटर है उसका कार्य होता है। तो ये 4 कार्य दिए गए थे, जिसमें से 3 आपका मॉडरेटर का कार्य था और 1 उसका कार्य नहीं था। ठीक? ये थे आपके 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि कौन सा चरण कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के कार्यक्रम निर्धारण भाग के अंतर्गत आता है? इसमें से कौन सा ऐसा चरण है जो कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के कार्यक्रम निर्धारण भाग के अंतर्गत आता है? पहला है, कार्य की योजना विकसित करना। दूसरा है, कार्यक्रम का मूल्यांकन करना। तीसरा है, कार्यक्रम पर पुनर्विचार करना। और चौथा है, स्थिति का विश्लेषण करना। तो जो इसका राइट आंसर है, वो तो आपका चौथा है कि स्थिति का विश्लेषण करना। यानी कि जो स्थिति का विश्लेषण चरण है, ये कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के कार्यक्रम निर्धारण भाग के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर आप एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे, वो ये है, सबसे पहले मैं कलर चेंज कर देती हूँ। तो उसका ये है कि अगर कभी भी आपसे, जैसे आपके पास यही इतना ऑप्शन है, ठीक? आपका इसका राइट आंसर क्या था? स्थिति का विश्लेषण करना। लेकिन यही आपके 4 ऑप्शन हैं, ठीक? अब मैं आपसे ये पूछूँ, किसी भी कार्यक्रम जो निर्धारण किया गया है, उसका अंतिम चरण क्या है? तो आपके दिमाग में क्या आएगा? फटाक से ये मूल्यांकन देखेंगे और टिक कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये अंतिम चरण नहीं है। अंतिम चरण होता है कार्यक्रम पर पुनर्विचार करना। मतलब आपने कार्यक्रम का संपादन कर लिया, आपने क्रियान्वयन कर लिया, आपने मूल्यांकन कर लिया। मूल्यांकन के बाद आप क्या करेंगे? पुनर्विचार करेंगे और फिर से आप योजना को बनाएँगे, ठीक? तो जब अगर अंतिम बिंदु पूछा जाएगा, अगर पुनर्विचार दिया गया है, तो कभी भी आप मूल्यांकन को नहीं लगाएँगे। मूल्यांकन के बाद आपका पुनर्विचार आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार ये आपके क्वेश्चन को गलत करवाता है, ठीक? या आपका फीडबैक दिया गया है, तो वो अंत में आएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में
कितने स्तर और अवस्थाएं दी गई हैं? आपको पता है कि कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास का है। अब इन्होंने कुछ अवस्थाएं बताई थी और कुछ स्तर बताए थे। आपको बताना है कि उन्होंने कितने स्तर और कितनी अवस्थाएं बताई थी। क्या 4 स्तर और 2 अवस्थाएं बताई थी? क्या 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थी? क्या 2 स्तर और 4 अवस्थाएं बताई थी या फिर 3 स्तर और 3 अवस्थाएं बताई थी? तो हमें पता है कि जो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इन्होंने 3 अवस्थाएँ बताई थी। कन्वेंशनल प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। अब इन्होंने इन तीनों अवस्थाओं के भी 2-2 अवस्थाएँ बताई थी, यानी कि कुल मिलाकर इन्होंने 3 स्तर और 6 अवस्थाएँ बताई थी। ठीक? ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 स्तर और 6 अवस्थाएँ बताई थी। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपको क्या करना है, कोहल वर्ग हो गए, स्किनर हो गए, पावलोव हो गए, ब्रूनर हो गए, वेंडूरा हो गए, ये जितने भी नाम हैं, ठीक? ये जितने भी नाम हैं, इन सबको पियाजे हो गए, चॉम्स्की हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, इन सबको पढ़ के जाना है एक बार आपको, ठीक? जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कल ही है आपका एग्ज़ाम, जब भी आपका एग्ज़ाम है, वैसे तो अभी आपको पता है कि जो हाव-भाव बने हैं, वो बने हैं दिसंबर लास्ट और जनवरी 15 तक। तो इसके बीच आपका एग्ज़ाम हो जाना है और आपको मान के भी यही चलना है। हालाँकि अभी आपको पता है कि जो है डेट वग़ैरह नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी उनका क्या है, डेट जारी कर देंगे, 1 दिसंबर को जारी कर देंगे तो क्या बोलेंगे आप? कह देंगे नहीं जाएँगे क्योंकि आपने 15 दिन पहले बताया है? नहीं। ऐसा जो सिस्टम बन गया है, वो 1 हफ्ते पहले भी जारी कर सकते हैं डेट, तो हम कुछ कर नहीं पाएँगे क्योंकि हमारे हाथ में उसको बदल पाना नहीं होगा, हमारे हाथ में बस तैयारी करना रह गया है, ठीक? तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ़ तैयारी कर सकते हैं, एग्ज़ाम जाएँगे देने और क्या कर सकते हैं? हमें अपनी तैयारी को मज़बूत रखना है, ठीक? जब तक आपके पास लिखित नोटिस नहीं आ जाता है कि एग्ज़ाम नहीं होगा या हम एग्ज़ाम नहीं करवा सकते हैं, तब तक आपको बैठना नहीं है। इन सब को आपको पढ़ के जाना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। कह रहा है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की आयु है। इनमें से कौन-सी प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की आयु है? क्या ये 30 से 50 वर्ष है? क्या ये 20 से 40 वर्ष है? 25 से 45 वर्ष है? या फिर 45 से 60 वर्ष है? ध्यान रखिएगा ये जो डाटा आपके मिलते हैं, समय सीमाएँ जो मिलती हैं, ये डिफरेंट होती हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमको जाना होता है। अब ये जो यहाँ पर आपकी प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की आयु दी गई है, वो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगी 20 से 40 वर्ष के बीच में। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। और ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपको जो ये मैंने आपको स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अगर कभी आपको ये लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, हमने ये गलत करवा दिया, तो ये आपके आंसर की जो राजस्थान के द्वारा दिए गए हैं वो हैं। इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ भी हेर-फेर नहीं किया है। तो जो ये डाटा वगैरह आते हैं ना, थोड़ा-सा इनमें दिक्कत हो जाता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किस अवस्था को खाली घोषला का समय कहा गया है? क्या ये वृद्धावस्था है? क्या ये मध्य प्रौढ़ावस्था है? प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था है या फिर किशोरावस्था है? तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमने क्या पढ़ा है? हमने मध्य प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, ऐसा प्रौढ़ावस्था नहीं पढ़ा था। हमने सिर्फ़ प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था ऐसे पढ़ा था ना। लेकिन जो आपने पारिवारिक जीवन चक्र पढ़ा है, उसमें आपने पारिवारिक जीवन चक्र के 3 अवस्थाएँ पढ़ी हैं। एक प्रारंभिक अवस्था पढ़ा है, एक विस्तार की अवस्था पढ़ा है और एक आपने संकुचित अवस्था पढ़ा है। तो ये जो आपका खाली घोषला है, ये आपका संकुचित अवस्था की है, लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा कभी भी हम वृद्धावस्था नहीं लगाएँगे, इसमें आपको लगाना होगा मध्य प्रौढ़ावस्था। मध्य प्रौढ़ावस्था मतलब ये कब तक चल रहा था?
जो आपका खाली घोंसला था, ये जब जैसे मान लेते हैं आपके बच्चों का सबका विवाह हो गया, आप वृद्ध तो नहीं हो जाते हैं या जिनके भी बच्चे हैं वो वृद्ध थोड़ी ना हो जाते हैं एकदम। तो ये जो आपका वृद्धावस्था को आप नहीं लगाएँगे बल्कि मध्य प्रौढ़ावस्था आपका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है एक प्रगतिशील अपक्षयी मस्तिष्क विकार जिसमें संज्ञानात्मक ह्रास होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या वो डिप्रेशन कहलाता है? क्या वो अल्ज़ाइमर कहलाता है? क्या वो ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है या फिर वो मानसिक मंदता कहलाता है? तो ये आपने अल्ज़ाइमर रोग के बारे में पढ़ा होगा। एक जो प्रगतिशील अपक्षयी मस्तिष्क विकार जिसमें संज्ञानात्मक ह्रास होता है, वो आपका अल्ज़ाइमर कहलाता है। ठीक? यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट सबका आना चाहिए। आप सब मुझे बताएँगे कि हम अल्ज़ाइमर डे कब मनाते हैं? अगर नहीं याद आ रहा है तो कम्युनिटी पोस्ट पर जाइए, वहाँ पर हमने एक दिन क्वेश्चन डाला था। आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा अल्ज़ाइमर डे कब मनाया जाता है। अगर इससे भी सिंपल चाहते हैं तो गूगल पर जाइएगा, खोज कर मुझे बताइएगा। बाकी मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से लाएँगे, ठीक? सबसे आसान तरीका हमने बता दिया कि गूगल पर जाएँगे, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं याद आ रहा है तो। ये आपके अल्ज़ाइमर डे हो गया, पोलियो डे हो गया, लीवर डे हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, आपका जल दिवस हो गया, विविधता दिवस हो गया, एड्स दिवस हो गया, ओज़ोन परत दिवस हो गया, ओज़ोन संरक्षण दिवस हो गया, खाद्य दिवस हो गया, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हो गया, विश्व उपभोक्ता दिवस हो गया, विश्व खाद्य दिवस हो गया, कपास दिवस हो गया। ये सारे के सारे अभी तो हमने आपको कुछ ही डे बताए हैं। ये आपके सारे के सारे डे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको रट जाइएगा। पर्यावरण दिवस हम भूल गए, योगा दिवस हम भूल गए। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही नहीं है? कौन-सा? रवींद्रनाथ टैगोर यानी कि शांति निकेतन का संबंध रवींद्रनाथ टैगोर से है। सेवाग्राम परियोजना का संबंध मिस्टर ए.टी. मौसर के द्वारा है। मारथंडम परियोजना का संबंध डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा है। गुड़गाँव परियोजना का जो संबंध है वो मिस्टर एफ.एल. ब्रायन का है। आपको याद हो तो हमने इनमें से सारी योजनाएँ पढ़ रखी हैं। क्या शांति निकेतन ये सही है, मारथंडम ये भी सही है, गुड़गाँव प्रोजेक्ट ये भी सही है। क्या ये सेवाग्राम परियोजना सही है? ये प्रयोग नहीं है, परियोजना है, ठीक? अगर नहीं सही है, आपका राइट आंसर यही है, ये गलत है। आप मुझे कमेंट करके बताएँगे कि सेवाग्राम जो परियोजना है या योजना है, इसका संबंध किससे है, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों की शिक्षा के लिए मारिया मोंटेसरी ने किन उपकरणों का उपयोग किया? मारिया मोंटेसरी नाम आप सभी ने सुना है। तो बच्चों की शिक्षा के लिए इन्होंने किन उपकरणों का उपयोग किया? क्या संवेदी उपकरण का उपयोग किया? विभेदी उपकरण का उपयोग किया? डायटैक्टिक उपकरण का उपयोग किया? या फिर इन्होंने आविष्कारक उपकरण का उपयोग किया? तो इन्होंने जो मारिया मोंटेसरी थी, इन्होंने संवेदी उपकरण का उपयोग किया। इन्होंने बताया कि बच्चे जो हैं अपनी संवेदनाओं से सीखते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। कोई चीज़ कोई चीज़ आँखों से ओझल होकर भी अस्तित्व रखती है, इस विचार को कहते हैं। मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी आँखों से ओझल हो गई है और फिर भी आपको पता है कि हाँ, ये चीज़ है, सिर्फ़ हमारे आँखों के सामने नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं? क्या हम इसे रिवर्सिबिलिटी कहते हैं? क्या हम इसे इगोसेंट्रिज्म कहते हैं? क्या हम इसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं या फिर हम इसे कंज़र्वेशन कहते हैं? इसका आंसर बताने से पहले या इसका आंसर तो आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस ही हो जाएगा। आप एक बार बताएँगे ये सारे जो टर्म आपने सुने, ये जो आपने अस्तित्व के बारे में पढ़ा या जो आपने ऑब्जेक्ट परमानेंस पढ़ा, जो कंज़र्वेशन का गुण बताया गया था, ये किसके सिद्धांतों में आप पढ़ते हैं? एक बार आप मुझे बताएँगे कि आप ये सारी चीज़ें किस सिद्धांत में पढ़ते हैं?
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा की किंडरगार्टन प्रणाली की शुरुआत किसने की? क्या ये फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी, जीन पियाजे ने की थी या फिर गिजुभाई बधेका ने की थी? हम सब जानते हैं, बार-बार पूछा भी जाता है कि किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन हैं? तो वो फ्रॉबेल का नाम आता है, एक ही नाम हमारे ज़ुबान पर होता है फ्रॉबेल, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है सामाजिक विकास की मुख्य विशेषता बालकों की टोलियाँ होती हैं। ये अवस्था का नाम आपको बताना है। क्या ये प्रारंभिक बाल्यावस्था है? क्या ये मध्य बाल्यावस्था में होता है? क्या ये उत्तर बाल्यावस्था में होता है? या फिर ये संपूर्ण बाल्यावस्था में होता है? अगर हम बात कर रहे हैं कि सामाजिक विकास की मुख्य विशेषता जिसे हम बालकों की टोलियाँ कहते हैं, तो ये आपका उत्तर बाल्यावस्था में होता है। कब? उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है यूरोप में विकसित एक शिक्षा प्रणाली जिसमें स्वनिर्देशित गतिविधियों और सुधार सामग्रियों पर विशेष बल दिया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या वो किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी स्कूल है, प्ले स्कूल है या फिर वो आपका नर्सरी स्कूल है? तो ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मॉन्टेसरी स्कूल की, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, मोरो, रूटिंग, वेलेंस्की किसके प्रकार हैं? क्या ये आपके हस्त कौशल हैं, पाद कौशल हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं या फिर लेखन कौशल हैं? अगर हम बात कर रहे हैं मोरो, रूटिंग, वेलेंस्की, तो ये सारे के सारे आपके प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण हैं या फिर प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम योजना में प्राथमिक ध्यान किस पर दिया जाना चाहिए? क्या सामुदायिक आवश्यकताएं, क्या शिक्षकों की आवश्यकताएं, बालकों की विकासात्मक आवश्यकताएं या फिर परिवार की आर्थिक स्थिति? तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम योजना में प्राथमिक ध्यान आपका बालकों की विकासात्मक आवश्यकताओं पर दिया जाना चाहिए। कहाँ पर? बालकों की विकासात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, जन्म से पूर्व की अवस्था, जन्म से पूर्व की कौन सी अवधि बीजावस्था कहलाती है? क्या गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहलाती है, डिम्ब की अवस्था कहलाती है, नवजात शिशु की अवस्था कहलाती है या फिर भ्रूण अवस्था कहलाती है? अगर हम बात कर रहे हैं जन्म से पूर्व की, तो जन्म से पूर्व की जो आपकी डिम्ब अवस्था है, इसी को हम बीजावस्था के नाम से जानते हैं। और जब हमने आपको एक गर्भावस्था का जो टाइम पीरियड था पूरा, उसको जब पढ़ाया था, तो हमने ये देखा था कि इसे हमने 3 वर्गों में विभाजित किया था। अब फटाफट आप इन तीनों पार्टों का नाम लिख दीजिए, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक मानव विकास के सभी पहलुओं को समझने के लिए समर्पित अध्ययन के क्षेत्र को कहा जाता है? क्या कहते हैं? साधारण सी बात है कि गर्भावस्था यानी कि जब गर्भ धारण किया जाता है तब से लेकर किशोरावस्था तक जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं, विकास मूलक मनोविज्ञान कहते हैं, मानव विकास कहते हैं या फिर हम उसे जीवन काल विकास कहते हैं? ध्यान रखिएगा, उसे हम बाल विकास के नाम से जानते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है बालक की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि है, मतलब बालकों की वृद्धि और उसके विकास के अध्ययन की जो सबसे अच्छी विधि है वो क्या है? क्या वो मनोविश्लेषणात्मक विधि है? क्या वो तुलनात्मक विधि है?
क्या वो विकासात्मक विधि है या फिर वो सांख्यिकी विधि है? तो हमें पता है कि अगर बात की जा रही है बालक की वृद्धि और विकास के अध्ययन की, तो इसके लिए जो सबसे अच्छी विधि होगी, वो होगी आपकी तुलनात्मक विधि। ठीक? क्या होगी? तुलनात्मक विधि होगी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन-सा मानव विकास का सिद्धांत है? क्या ये जो मानव विकास है, ये व्यक्तिगत होता है? क्या मानव विकास सार्वभौमिक है, मानव विकास सामान्य है या फिर मानव विकास प्रतिवर्ती है? अगर बात की जा रही है मानव विकास के सिद्धांत की, तो मानव विकास का सिद्धांत सार्वभौमिक है। जैसे आप यहाँ जो भारत के मानव हैं, उनका भी विकास वैसे ही होगा जैसे यूरोप के मानव हैं। जैसे अमेरिका के मानव हैं, अफ्रीका के लोग हैं, सबका अलग-अलग नहीं होता है या किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है कि हमारा सबसे पहले किशोरावस्था आएगा, फिर वृद्धावस्था आएगा, फिर प्रौढ़ावस्था आएगा, ऐसा नहीं है। सबका एक क्रम में चलता है विकास, यानी कि विकास आपका सार्वभौमिक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। 2-3 माह की आयु में वाणी की अर्थहीन आवाजें पूर्व भाषाई संचार के इस रूप में हैं। किस रूप में हैं? कूकना है, क्रंदन करना है, मरमराहट यानी कि मरमराहट का मतलब ये जो ऐसे बड़बड़ाना होता है या फिर बबलाना है। अगर हम बात कर रहे हैं समय यहाँ पर है 2-3 माह, ठीक? तो ऐसे में जो अर्थहीन आवाज़ें बच्चा निकालता है उसे हम बबलाने के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं? बबलाना के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है खड़े होकर कार्य करने वाले पुरुष कार्यकर्ता के लिए कार्य क्षेत्र की उचित ऊंचाई है 109 से 119 सेंटीमीटर, 103 से 113 सेंटीमीटर, 78 से 94 सेंटीमीटर या फिर 99 से 109 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये एक प्रकार से आपका डाटा है और इस डाटा को आपको रट जाना है, जो कि है 109 से 19 मीटर यानी कि 119 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर नहीं सेंटीमीटर है। तो खड़े होकर कार्य करने वाले पुरुष कार्यकर्ता के लिए कार्य क्षेत्र की जो उचित ऊंचाई है वो है 109 से लेकर 119 सेंटीमीटर। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निर्णयकर्ता के लिए मुख्य एवं दीर्घकालिक महत्वपूर्ण निर्णय कहलाते हैं। जो निर्णय करता है उसके लिए जो मुख्य और दीर्घकालिक महत्वपूर्ण निर्णय है क्या कहलाएगा? क्या वो केंद्रीय निर्णय कहलाएगा? क्या वो सैटेलाइट निर्णय कहलाएगा? क्या वो नॉन सैटेलाइट निर्णय कहलाएगा? या फिर वो सामरिक निर्णय कहलाएगा? अगर बात की जा रही है मुख्य और बड़े निर्णय की या दीर्घ निर्णय की, तो वो आपका केंद्रीय निर्णय कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रीय निर्णय कहलाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। मनोवैज्ञानिक थकान के कारण हैं। आपने थकान का नाम सुना है? सुना है। मनोवैज्ञानिक थकान और शारीरिक थकान। शारीरिक थकान जो आपके शरीर में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है उसकी वजह से होता है और ये क्वेश्चन आपसे आप देखेंगे तो कम से कम दसों बार पूछा जा चुका है। ठीक। और जो आपका मनोवैज्ञानिक थकान है ये 2 प्रकार का होता है, एक कुंठा जनित होता है और एक नीरस थकान होता है। ठीक। तो जो मनोवैज्ञानिक थकान है ये अत्यधिक कार्यभार है नहीं, निराशा और नैराश्य है, प्रदूषित वातावरण है या फिर आराम की कमी है। अभी-अभी हमने आपसे क्या कहा कि जो आपका मनोवैज्ञानिक थकान है वो 2 होता है, नीरसता और नैराश्य यानी कि कुंठा की वजह से जो थकान होती है उसी को हम मनोवैज्ञानिक थकान के नाम से जानते हैं। तो राइट आपका क्या हो गया? सेकंड वाला। ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। बताना है
एमएसएमई एमएसएमई के पंजीकरण हेतु स्वघोषणा पत्र है। क्या है? आपका एमएसएमई के पंजीकरण हेतु स्वघोषणा पत्र क्या है? उद्योग आधार मेमेंटो है, या फिर उद्योग आधार मेमोरेंडम है, या फिर उद्योग उत्पाद मेमोरेंडम है, या फिर उत्पाद आधार मेमोरेंडम है। तो ध्यान रखिएगा, जो ये आपका एमएसएमई के पंजीकरण के लिए जो स्वघोषणा पत्र है, वो आपका उद्योग आधार मेमोरेंडम है। क्या है? उद्योग आधार मेमोरेंडम। और ये जो आप इसमें एमएसएमई देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। क्या होता है? नोट डाउन कर लेंगे अगर इच्छा होगी। एमएसएमई का फुल फॉर्म जो होता है, वो होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। ये अब जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं 25 के बाद, ये क्वेश्चन सेल्फ मेड है कुछ आपके। अब टॉपिक से रिलेटेड आ जाएंगे जो आपके नहीं 30 तक हैं, आपके 30 तक अभी उसी एग्जाम के हैं, राजस्थान वाले। VO2 मैक्स किसके सूचक के रूप में कार्य करता है? शारीरिक तनाव के, मानसिक तनाव के, मनोवैज्ञानिक तनाव के, या फिर आपके सामूहिक तनाव के। अगर हम बात कर रहे हैं VO2 मैक्स, तो ये आपका सूचक है किसका? ये आपका शारीरिक तनाव का सूचक होता है। ठीक, ये जो आपका क्या है, ये शारीरिक तनाव का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अब यहाँ से आपका चेंज हो गया, मतलब ये जो 29 तक था आपका, ये उसी एग्जाम के क्वेश्चन थे। अब हम यहाँ से अपने टॉपिक से रिलेटेड पढ़ेंगे, जो अभी हमने हाल फिलहाल में टॉपिक्स को कवर अप किया है। ठीक, पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है परिवार के सदस्यों का क्या? आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता, मितव्ययिता, या फिर सभी। तो हमें पता है कि पारिवारिक बजट को प्रभावित करते हैं परिवार का आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता, मितव्ययिता, मतलब ये सारी चीजें। ये सभी क्या करते हैं? तो ये सारे के सारे परिवार के बजट को प्रभावित करते हैं। परिवार के सदस्य के ये सारे के सारे क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर प्रतिशत व्यय होता है क्या? अधिक होता है, समान होता है, कम होता है, या फिर प्रभावित नहीं होता? ये क्वेश्चन लिया गया है आपका एंजल्स लॉ से, यानी कि उपभोग के नियम से, जिसे एंजिल लॉ ने दिया था, मतलब एंजिल ने दिया था, अर्नेस्ट एंजिल ने दिया था। आपको सबसे पहले यहाँ से आपके लिए 2-3 क्वेश्चन। देखिए, आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको रिवीज़न करते रहना है। आपसे अब हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आपको अपने पाँचों ब्रांच को पढ़ना है, पाँचों ब्रांच को कवर अप करना है। साथ में जैसे जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ, अगर आप साथ में साथ देते हैं तो अच्छी बात है। मतलब जो क्वेश्चन पूछूँ आपको आंसर दे दें, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे भी थोड़ा-सा अच्छा लगेगा कि आपके लिए मैं कर रही हूँ, तो आप भी मेरे लिए इतना कर रहे हैं कि मुझे जवाब दे रहे हैं। अदरवाइज़ थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है कि एक ही व्यक्ति जो है अपना करता रहे और दूसरा व्यक्ति शांतिपूर्वक बैठा रहे। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है, सबसे पहले आप ये बताएँगे कि उपभोग का नियम जो एंजिल ने दिया था, कब दिया था? दूसरा, उन्होंने कितने मदों पर बात की थी, बस यही बताना है आपको, मदों का नाम नहीं लिखना है, ठीक? चलिए, तो इनके अनुसार कि जैसे निर्धन वर्ग की अपेक्षा जो धनी वर्ग है, उसका भोजन पर प्रतिशत व्यय क्या होगा? कम होगा, ज़्यादा होगा, समान रहेगा, या फिर प्रभावित नहीं होगा? ज़ाहिर-सी बात है कि इन्होंने बताया कम होगा, ठीक?
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा है बचत का प्रमुख प्रयोजन है, क्या है? भविष्य की आवश्यकताओं और आकस्मिक व्यय के लिए, मनोरंजन के लिए, विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या फिर सुख प्राप्ति के लिए। अभी हाल-फिलहाल में हमने बचत के बारे में पढ़ा था। बचत क्यों करते हैं? ताकि भविष्य की आवश्यकताओं और आकस्मिक व्यय के लिए हम बचत करते हैं। ठीक? क्या है आपका? पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 33 है। गिफ्ट चेक की न्यूनतम राशि होती है। आपने चेक पढ़ा था ना? ये आपका गिफ्ट चेक रह गया था, तो इसे नोट डाउन करिएगा। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जो आपके गिफ्ट चेक की न्यूनतम राशि है, न्यूनतम राशि आपकी ₹11 है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर कह रही हूँ कि अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि में संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है। कब? आकस्मिक संकट में, सामाजिक प्रतिष्ठा में, मनोरंजन में या फिर राष्ट्रीय विकास कार्यों में। क्या कब करते हैं हम? तो ध्यान रखिएगा, ये हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से थोड़ा नहीं पढ़ा होगा, तो आपने क्या किया, आकस्मिक संकट लगा दिया, है ना? लगाया होगा, काफ़ी लोगों के दिमाग में आंसर तुरंत छप गया होगा कि आकस्मिक संकट में। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये हम भविष्य निधि योजना है, ये जो जीवन बीमा निगम है, इन सब में जो संचित धनराशि है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? हम अपने लिए कब जो जमा करते हैं, क्यों करते हैं, ये नहीं पूछ रहा है। वो कह रहा है कि इस धनराशि का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो राष्ट्र विकास कार्यों में इसका उपयोग हम करते हैं, या मतलब जो आप पैसे जमा करते हैं, वो राष्ट्र विकास कार्यों में पैसे लगा दिए जाते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 35 है। व्यय को प्रभावित करने वाला कारक है। इनमें से क्या व्यय को प्रभावित करने वाला कारक है? परिवार के सदस्यों की संख्या है, रहन-सहन का स्तर है, गृहिणी की योग्यता और कुशलता है, उपरोक्त सभी। तो हमें पता है कि ये सारी की सारी चीज़ें व्यय को प्रभावित करने वाले होते हैं। अब चाहे वो परिवार के सदस्यों की संख्या हो, रहन-सहन का स्तर हो, गृहिणी की योग्यता और कुशलता हो। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 36 है। बजट का मुख्य उद्देश्य है। जो हम बजट बनाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हमने इसको भी हाल फिलहाल में तो नहीं पढ़ा है, लेकिन इसकी सारी क्लासेस आपको चैनल पर मिल जाएँगी, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अब इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप एक-एक करके वेट करें कि कब ये हमारी क्लासेस होंगी, कब हम इनको कवर अप करेंगे। अब आपको क्या करना है, चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट खोलना है और पढ़ डालना है सबको, चाहे वो आपका क्या हो, प्रैक्टिस हो, चाहे वो आपका कोई भी फ़ोल्डर हो। ये जो आपका चैनल है, इस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी होम साइंस से रिलेटेड ही सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको जो भी जितने भी फ़ोल्डर मिलें, 8 से 10 फ़ोल्डर, सबको पढ़ जाना है, ठीक? बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आय एवं व्यय का अनुमान लगाना। व्यय अधिक करने की व्यवस्था है, कीमती वस्तु खरीदने का उपाय है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम जो ये बजट बनाते हैं, हमारे बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य आय और व्यय का अनुमान लगाना होता है। बस खर्चा बचाना, खर्चा बढ़ाना ये नहीं होता है। हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हम अपने आय और व्यय का अनुमान लगा लें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है। गृहिणी के द्वारा बचत करने का उद्देश्य क्या है? महंगी वस्तुओं को खरीदना, अपनी शान को सुरक्षित करना, भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए या फिर उपरोक्त सभी। अगर वैसे आपको उपरोक्त सभी सही लग रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो एक गृहिणी बचत करती है उसका उद्देश्य जो होता है, वो भविष्य को सुरक्षित बनाना होता है, ठीक? अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए वो क्या करती है? बचत करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 38।
एक समय में पैदा हुए लोग विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थितियों से प्रभावित होते हैं, इसे कहते हैं। जो मतलब एक ही समय में जो पैदा हुए लोग होते हैं, वो किसी ऐतिहासिक या फिर सांस्कृतिक स्थितियों से प्रभावित होते हैं, तो हम इस चीज़ को क्या कहते हैं? क्या हम इसे क्लिक प्रभाव कहते हैं? क्या हम इसे सहवास कहते हैं? क्या हम इसे कॉन्टेक्सुअल कहते हैं, कॉन्टेक्सुअलिटी कहते हैं, या फिर हम इसे पलटन प्रभाव या फिर या मतलब कोहार्ट कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसे हम कोहार्ट या फिर पलटन प्रभाव कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। एफ डब्ल्यू टेलर, इनका नाम आपको होम मैनेजमेंट में देखने को मिलेगा। होम मैनेजमेंट इन द सेंस कि जो आप आईएफएम पढ़ते हैं, आईएफएम नेट के लिए पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब ये जो आप नेट में पढ़ते थे ना, अब वो सारी चीज़ें आपके इन सब में पूछी जाती हैं, बस पूछने का थोड़ा-सा लहज़ा अलग होता है इनका। तो जो एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं, इनके द्वारा लिखित जो प्रसिद्ध पुस्तक है, वो क्या है? क्या वो फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट है? क्या वो मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिस है? या फिर वो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है? या फिर द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है? अगर हम यहाँ पर डब्ल्यू टेलर की बात करें, तो इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है, उसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाम ध्यान रखिएगा थोड़ा-सा बुक का, क्या है? द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। बचत की आवश्यकताओं में शामिल है, क्या शामिल है? भविष्य में आर्थिक विपन्नता का डर, अयोग्यता की स्थिति, भविष्य में उद्देश्यों की प्राप्ति की इच्छा, उपरोक्त सभी। तो बचत की आवश्यकताओं में शामिल है, आप सबने इन सारे वजहों को पढ़ा था कि भविष्य में विपन्नता का डर हमें सताता है, अयोग्यता की स्थिति ऐसा हो जाए कि हम कार्य ना कर सकें, और साथ ही साथ भविष्य में उद्देश्यों की प्राप्ति की इच्छा से हम बचत करते हैं। तो ये सारी की सारी हमारी आवश्यकताओं में, बचत की आवश्यकताओं में शामिल है। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। भारत सरकार ने भारतीय बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब किया? क्या ये 1950 में किया, 52 में किया, 54 में किया, या फिर 56 में किया? हमें पता है कि जो भारत सरकार ने बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया था, वो 1956 में किया था। कब किया था? 1956 में किया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। बैंक में किस प्रकार का खाता खुलवाने पर ब्याज नहीं मिलता है? मतलब बैंक में कई प्रकार के खाते खोले जाते हैं, उनमें से कौन-सा ऐसा खाता है जिसमें बैंक आपको ब्याज ही नहीं देता है? बचत खाता है, चालू खाता है, आवर्ती जमा खाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? हम जानते हैं ये जो हमारा चालू खाता है, इसमें बैंक हमें ब्याज नहीं देता है, और ये आपका एक व्यावसायिक खाता होता है। मतलब ये जो बड़े-बड़े व्यापारी होते हैं, वो लोग खुलवाते हैं, क्योंकि इसमें आप दिन में जितनी भी बार चाहें उतनी बार पैसे का लेन-देन कर सकते हैं, और इसकी जो समय सीमा मतलब जैसे पैसे की कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतना ही निकालना है या फिर इतना ही जमा करना है। जबकि बचत खाते में लिमिट होता है कि आप दिन भर में इतने बार से या हफ्ते में इतने बार से अधिक नहीं निकाल सकते हैं, और आपका इतना पैसे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है आपका, किस प्रकार के खाते में जितनी बार चाहे उतनी बार पैसा जमा कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं? अभी-अभी हमने आपको बताया कि ऐसा आपका ये जो चालू खाता है, यही एक ऐसा आपका खाता है जिसमें आप दिन भर में जितनी बार मर्ज़ी उतनी बार पैसा निकालें, जितनी बार मर्ज़ी उतनी बार पैसा इसमें जमा कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको नुकसान ये है कि आपको ब्याज नहीं दिया जाता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है किसे? वाहक चेक को, आदेशक चेक को, रेखांकित चेक को, या फिर इनमें से
कोई नहीं। अगर हम सबसे सुरक्षित चेक की बात करें, तो जो आपका ये रेखांकित चेक होता है, ये आपका सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है। कौन-सा? जो रेखांकित होता है। और जो सबसे खतरनाक होता है, वो आपका वाहक होता है। खो जाने पर अगर आपने इसकी कंप्लेंट सही समय पर नहीं की, तो इसके लिए आपका ये कोई भी भुगतान करवा लेगा, बैंक इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर हम आदेशक चेक की बात करते हैं, तो इस पर जो आपका वाहक चेक होता है, उसी पर बैरियर को काट कर आपके ऑर्डर लिख दिया जाता है। अगर आपके जो भुगतान राशि है वो ज़्यादा है, तो बैंक सबसे पहले ये कन्फर्म करेगा कि भुगतान सही इंसान को हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो मतलब जो आपका बैंक है ना, उसकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। लेकिन वाहक चेक में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो आपका सबसे सुरक्षित चेक है, वो आपका रेखांकित चेक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45 है। कह रहा है, किस प्रकार के चेक का भुगतान अकाउंट टू अकाउंट किया जाता है? मतलब आपको पैसा हाथ में नहीं मिलेगा। यात्री चेक में, रेखांकित चेक में, आदेशक चेक में या फिर वाहक चेक में। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका अकाउंट टू अकाउंट पे होता है, वो आपका यही रेखांकित चेक होता है, जिस पे कॉर्नर पे लिखा होता है अकाउंट टू अकाउंट, ऐसे ACC टू अकाउंट होता है। या जो रेखांकित होता है, यही आपका क्या होता है, अकाउंट टू अकाउंट पे होता है। इसमें आपके हाथ में आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। विकृत चेक के अंतर्गत आता है फटा चेक, गला चेक, कटा चेक, उपरोक्त सभी। हमें पता है कि जो हमारा विकृत चेक आता है, वो फटा होता है, गला होता है, कटा होता है, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, क्या कह देते हैं, विकृत चेक। ये सारे के सारे चेक आपके विकृत चेक के ही अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। अप्रतिष्ठित चेक के अंतर्गत आता है कटा चेक, कटा-फटा चेक, निस्सार चेक, ठीक से ना लिखा गया चेक या उपरोक्त सभी। तो हमें पता है कि जो हमारा अप्रतिष्ठित चेक होता है, जिसे बैंक भुगतान नहीं करता है, वो हमारा अप्रतिष्ठित चेक होता है। अब इसके अंतर्गत आपका कटा-फटा चेक आ सकता है, निसार चेक आ सकता है, जिस पर गलती से कुछ मतलब आपने लिख कर काट दिया हो, वो चेक आ जाता है। उसपे कुछ जैसे चीज़ें सही ना लिखी हों, तो वो आ जाता है। अगर अंकों में लिखा हुआ जो धनराशि है और जो शब्दों में लिखा गया धनराशि है, उसमें अगर अंतर आ जाता है, तो ये भी आपके अप्रतिष्ठित चेक के ही अंतर्गत आता है। कुल मिलाकर इतना समझिए कि जिस चेक का भुगतान आपका बैंक नहीं करता है, वही आपका अप्रतिष्ठित चेक के अंतर्गत आ जाता है। बस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। सरकारी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि कब अनिवार्य कर दिया गया? क्या 1960 में किया गया, 1965 में किया गया, 70 में या फिर 72 में? तो ये क्वेश्चन जब ये पॉइंट हमने देखा था जब हमने भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि पढ़ा था, तभी देखा था कि जो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए 1965 में ये अनिवार्य कर दिया गया था कि उनके जो वेतन है, उस वेतन से कुछ हिस्सा काट लिया जाता था हर महीने, और जब वो रिटायर हो जाते थे तब उनको ये पैसा दे दिया जाता था। अगर उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उनके बच्चों को ये धनराशि दे दी जाती थी। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। बचत के निर्धारक तत्व हैं इच्छा, योग्यता, सुविधा या फिर उपरोक्त सभी। तो हमें पता है, ये आप सभी को याद होगा कि जो बचत के निर्धारक तत्व हैं, वो हमारे 3 ही होते हैं, इच्छा, योग्यता और सुविधा। ये तीनों, अगर आपकी इच्छा है, अगर आपके पास योग्यता और सुविधा नहीं है, तो बचत नहीं होगा। अगर आपके पास योग्यता है, लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं है, आपके पास सुविधा ही नहीं है, तो बचत कैसे करेंगे? या फिर आपके पास योग्यता भी है, आपके पास इच्छा भी है बचत करने की, लेकिन आपके पास सुविधा ही नहीं है, तो कैसे बचत करेंगे? तो जो बचत के आपके निर्धारक तत्व हैं, वो यही 3 हैं, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किस प्रकार के चेक में देने वाला धनराशि नहीं भरता है? आपने चेक कई प्रकार के पढ़े थे, उसमें से कौन-सा ऐसा चेक था जिसमें जो चेक देने वाला व्यक्ति था वो उस पे राशि नहीं भर रहा था? सीमित चेक में, उपहार चेक में, कोरा चेक में, वाहक चेक में। कोरा चेक ही हमारा ऐसा जिसे हम ब्लैंक चेक कह रहे थे, ऐसा चेक था जिसमें देने वाला व्यक्ति धनराशि नहीं भर रहा था। वाहक चेक सबसे खतरनाक था। सीमित चेक, इसमें एक लिमिट होती थी कि आप इससे ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकते हैं, और जो उपहार चेक है ये आपका उपहार जैसे शादी-विवाह हो गया, मुंडन हो गया, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई, कहीं पर भी जो इस तरह का जो आपको उपहार दिया जाता है, वो आपका उपहार चेक कहलाता है और सबसे न्यूनतम राशि है ₹11, ठीक? ये आपके आज के 50 क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। कुछ नया लगा होगा तो नोट डाउन ज़रूर करिएगा। डेफ़िनेटली आपको कुछ नई चीज़ें मिली होंगी, क्योंकि हमने जो इसमें स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन रखे थे, वो आपके राजस्थान के थे। तो अगर कुछ नया लगा है तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा। साथ ही साथ मुझे आप ये बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं 50 में से, ठीक? 50 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उन्हें ज़रूर बताइएगा, ठीक? चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा, अपना रिवीज़न करते रहिएगा। कुछ आपको जो आपके थ्योरी की क्लासेस हुई हैं वहाँ के क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ आपको मिक्स अप क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।